हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बड़े स्टार्ट करेंगे अब 2.15 और ये जो क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कुछ मैनेजर्स कमीशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। अब ये मैनेजर्स कमीशन से रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट है समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो उसने लिखा कि हेड ऑफिस एट मुंबई हैज़ ए ब्रांच एट चेन्नई इन चार्ज ऑफ ए मैनेजर। हमारी जो ब्रांच है वो चेन्नई में है जैसा कि आप देख रहे हो, और जो ये ब्रांच है उसको कोई ब्रांच मैनेजर उसको देख रहा होगा। आगे कहता है द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन टर्नओवर एट द ब्रांच वाज 25% कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। अब इसमें ये पहली लाइन ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये पहली लाइन क्या इंपॉर्टेंट है, उसने कहा रेशियो ऑफ प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट ऑन टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब सेल्स पर तुम्हें रेट दिया हुआ है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जब मैं रेट्स कंप्यूट करूंगा तो कॉस्ट प्लस मार्जिन इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस या सेलिंग प्राइस। मैंने बताया हुआ है कि इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस या इनवॉइस प्राइस एक ही चीज है जब तक कि मैं कुछ और ना बोलूं। तो इनवॉइस प्राइस या सेलिंग प्राइस एक ही चीज है और उसने रेट जो है सेलिंग प्राइस यानी कि इनवॉइस प्राइस पे दिया है, तो इसलिए सेलिंग प्राइस को 100 मानेंगे, मार्जिन आपका 25 हो जाएगा, कॉस्ट आपकी 75 हो जाएगी। तो रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25/75 यानी कि 1/3 हो जाएगा, और रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस या इनवॉइस प्राइस 25/100 यानी कि 1/4 हो जाएगा। अब उसने आगे इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस क्वेश्चन में वो आगे लिखता है द ब्रांच मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 20%। वो कहता है ब्रांच मैनेजर को हमने 20% का एक कमीशन देना है, यानी कि ब्रांच मैनेजर को हमने कहा है कि हम तुम्हें 20% कमीशन देंगे, करेक्ट, बट सब्जेक्ट टू अ डिडक्शन फ्रॉम सच कमीशन ए सम इक्वल टू 50% ऑफ एनी एसेटेंड डेफिशिएंसी ऑफ द ब्रांच स्टॉक। हमने ब्रांच मैनेजर को ये कहा कि हम आपको 20% कमीशन तो देंगे, ऑफ कोर्स जो भी हमारे प्रॉफिट होंगे उसका 20% कमीशन हम आपको देंगे, लेकिन एट द सेम टाइम अगर ब्रांच स्टॉक अकाउंट से कोई डेफिशिएंसी आएगी तो उस डेफिशिएंसी का 50% हम सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके कमीशन में से। ये हमने ब्रांच मैनेजर को कहा है कि हम आपको 20% कमीशन देंगे, लेकिन अगर कोई डेफिशिएंसी आ जाएगी तो उसका 50% जो है हम माइनस करेंगे। ये कंडीशन इसलिए रखी गई है कि ब्रांच मैनेजर जो स्टॉक है उसका अच्छी तरह से उसको देखे ताकि कोई स्टॉक जो है स्पॉइलेज ना हो, कोई डेफिशिएंसी वगैरह ना हो। इज इट क्लियर टू यू? आगे कहता है ऑल द गुड्स वर सप्लाइड बाय द ब्रांच टू द सप्लाई टू द ब्रांच बाय द हेड ऑफिस। सारे गुड्स हेड ऑफिस सप्लाई करता है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ब्रांच बुक्स कैलकुलेट द कमीशन ड्यू टू द मैनेजर फॉर द ईयर एंडेड 31st of December 2027। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि ब्रांच मैनेजर को कितना कमीशन ड्यू है। बताना तो सिर्फ ये है, हालांकि मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा। अब नीचे उसने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है कि ब्रांच स्टॉक जो है वो 90,000 का है, लेकिन ये एट कॉस्ट पर है, तो पहले इसको इनवॉइस पे लाना पड़ेगा। फिर कहता है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एट कॉस्ट, ये भी तुम्हें कॉस्ट पर गिवन है, इसको भी इनवॉइस प्राइस पे लाना पड़ेगा। क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स नहीं है, तो जो सेल्स है ये सारी की सारी कैश सेल्स रही होंगी, करेक्ट। एनीवे तो ये 4 लाख की सेल्स है। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज़ के हैं, यानी कि एक्सपेंसेस 10,000 के हैं। और ये जो लाइन है ड्राइंग्स बाय मैनेजर अगेंस्ट कमीशन, ड्राइंग्स बाय मैनेजर अगेंस्ट कमीशन का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि ब्रांच मैनेजर को ये मालूम है, ये ब्रांच मैनेजर है और ब्रांच मैनेजर को मालूम है कि उसको कुछ ना कुछ तो कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, उसको मालूम है कि कुछ कमीशन मिलेगा। तो ब्रांच मैनेजर को ये मालूम है कि उसको कुछ कमीशन मिलेगा, तो उसने पहले ही विदड्रॉ अमाउंट 1,000 रुपये विदड्रॉ कर लिया है। इसका मतलब उसने 1,000 रुपये का कमीशन एक तरीके से पहले ही ले लिया। इसका मतलब जो भी उसका कमीशन आएगा हम ये मानेंगे कि उसमें से 1,000 हमने उसको पे कर दिए। ड्राइंग्स अगेंस्ट कमीशन का मतलब है कि ब्रांच मैनेजर को मालूम था कि उसको कुछ कमीशन मिलना है, उसने कहा 1,000 रुपये उसने पहले ही विड्रॉ कर लिए। इसका मतलब एक तरीके से हमने उसको 1,000 का कमीशन पहले ही पे कर दिया। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यानी कि जो भी कमीशन उसका आएगा उसमें से 1,000 तो हमने उसको पे कर दिया, अब जो रिमेनिंग बच जाएगा वो ड्यू हो जाएगा। और याद रखें इस क्वेश्चन में पूछा भी है कि मैनेजर को कितना कमीशन ड्यू है, तो ये चीज़ इसमें पूछी है अभी तक। आगे उसने क्वेश्चन में ये भी दिखा है कि
स्टॉक जो है ईयर के एंड में सेलिंग प्राइस यानी कि इनवॉइस प्राइस पर 1 लाख रुपए का स्टॉक है। तो ये क्वेश्चन है, तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो जाहिर है कि मुझे इसको कराना पड़ेगा। तो कराने के लिए मैंने यहाँ पर फिर ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया। जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.15 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2.15 है और 2.15 यहीं पर लिख देता हूं मैं, 2.15। तो 2.15 में पहले तो हमने ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया, जैसा कि हम बनाते ही हैं। ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट हमने बना दिया, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक के बाद फिर मैंने ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाया, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया। ये हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है। ब्रांच एडजस्टमेंट के अलावा फिर मैंने इसमें ब्रांच पीएनएल अकाउंट बनाया। ये मैंने ब्रांच पीएनएल अकाउंट बना दिया, जानबूझ के मैंने पीएनएल थोड़ा सा लंबा चौड़ा बनाया। इस क्वेश्चन में ब्रांच डेटर्स तो बनेगा नहीं, इजंट इट और नॉट, क्योंकि कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का नहीं है। मैं क्वेश्चन की एक शीट पहले अपने पास रख लूं। तो 2.15 में सबसे पहला आइटम है स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक उसने लिखा है एट कॉस्ट, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिखूंगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, और ये कॉस्ट प्राइस पर गिवन है 90,000। अब ये कॉस्ट पर है तो इसको इनवॉइस प्राइस पे लाने के लिए इसमें कॉस्ट का रेट यानी कि 1/3 मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो 30,000 मैंने इसमें ऐड कर दिया और आउटर कॉलम में मैं लिख दूंगा 1,20,000। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस पर 1,20,000 है। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे हमेशा की तरह जैसे हम लिखते हैं, लोड ऑन। अब मैंने ओपनिंग स्टॉक लिखा। अब ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे 1,20,000 है। ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे 1,20,000 है, तो 1,20,000 मैंने लिख दिया। अब मैंने इस पे 1/4 का रेट अप्लाई करा, क्योंकि अब ये इनवॉइस प्राइस है तो लोडिंग का अमाउंट वही आएगा 30,000। करेक्ट, यहां तक तो अब कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब उसके बाद उसने लिखा है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। अब जहां तक गुड्स सेंड टू गुड्स रिसीव्ड का मतलब है हमने इतने गुड्स ब्रांच को भेजे, ब्रांच ने इतने रिसीव करे होंगे, तो 3 लाख रुपीस के गुड्स हमने भेजे। अब ये भी कॉस्ट प्राइस पर है तो इसको इनवॉइस प्राइस पे लाने के लिए 1/3 पहले मैं इसमें ऐड करूंगा 1 लाख। तो मुझे ये पता लग गया कि इनकी इनवॉइस प्राइस जो है वो 4 लाख रुपीस की है, तो ये मैंने 4 लाख यहाँ पर लिख दिए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे लोड ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तो 4 लाख अब ये इनवॉइस प्राइस है और 4 लाख का 1/4 दैट इज इक्वल टू 1 लाख। करेक्ट, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्स हैं, अब सेल्स चाहे कैश हो या क्रेडिट, वैसे ये कैश सेल्स हैं जैसा कि मैंने बताया, ओपनिंग क्लोजिंग डेटर्स नहीं है क्वेश्चन में। तो खैर सेल्स चाहे कैश में हो या क्रेडिट में हो हमें यहाँ लिखनी तो पड़ती हैं 4 लाख। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हैं, ब्रांच पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पे मैंने इनको लिख दिया एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। और एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस आपको जो गिवन है डेट इज इक्वल टू 10,000 की। उसके बाद ड्राइंग्स बाय मैनेजर अगेंस्ट कमीशन, ये फिलहाल अभी मैंने कहीं नहीं लिखा, ड्राइंग्स बाय मैनेजर अगेंस्ट कमीशन। करेक्ट, इसको क्या यूज करेंगे, हालांकि मैंने तुम्हें कुछ इशारा तो कर दिया था, लेकिन अब इसको मैं डिटेल में और बताऊंगा। फिर है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक जो है इस क्वेश्चन में 1 लाख का है और सेलिंग प्राइस यानी कि इनवॉइस प्राइस पर है। और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे मैं इसको लिखूंगा लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख का है, ये इनवॉइस प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस पर गिवन है, तो इसलिए 1/4 का इसमें रेट हम लगाएंगे और 25,000 मैंने यहाँ लिख दिया। तो नीचे की कहानी तो खत्म हो गई। अब मैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट को टैली कर सकता हूँ। डेबिट साइड का टोटल 5,20,000 आ रहा है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, और क्रेडिट साइड का टोटल 5 लाख आ रहा है। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें डेफिशिएंसी आ रही है, तो डेफिशिएंसी मैंने यहाँ पर लिख दी। डेफिशिएंसी पहली प्रेफरेंस क्लोजिंग स्टॉक को देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है, तो दूसरी प्रेफरेंस डेफिशिएंसी की होती है, हमने डेफिशिएंसी कंसीडर करी। तो डेफिशिएंसी 20,000 रुपीज़ की आ गई।
अब जो डेफिशिएंसी की लोडिंग होगी, डेफिशिएंसी की जो लोडिंग होगी जाहिर है उसको हमें लिखना पड़ता है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी 20,000 की है और 20,000 का 1/4 5,000 ये हमने यहाँ पर लिख दिया। और डेफिशिएंसी एट कॉस्ट हम ब्रांच P&L अकाउंट में लिखेंगे। डेफिशिएंसी एट कॉस्ट ब्रांच P&L अकाउंट में हमने लिख दिया 15,000, 20,000 माइनस 5,000। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से अब आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट भी कंप्यूट कर सकते हो। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना आएगा। 1,30,000 में से 30,000 माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका 1,00,000 रुपये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, इस ग्रॉस प्रॉफिट को मैंने यहाँ पर लिखा 1,30,000। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए। 1,30,000 का ये ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। अब 1,30,000 में से अगर मैं 25,000 यहाँ माइनस कर दूँ, करेक्ट, 1,30,000 में से अगर मैं 25,000 अभी माइनस कर दूं तो ये कितना आ रहा है। सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट मैंने गलती से 1,30,000 लिख दिया। 1,30,000 तो टोटल था, एक सेकंड के लिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 1,00,000 निकला था, मैंने गलती से 1,30,000 लिख दिया। तो 1,00,000 में से अब मैं 25,000 अगर माइनस करूं, देखो ये 10 + 15 25,000 में माइनस करूं तो मेरा नेट प्रॉफिट अभी जो आ रहा है वो 75,000 का आ रहा है। ऑफ कोर्स ये नेट प्रॉफिट है, लेकिन ये नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना होगा, यहां पर ध्यान दें। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो, क्योंकि हमें बेसिकली बताना है कि मैनेजर को कितना कमीशन देना है, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन, हमें यह बताना है कि मैनेजर को कितना कमीशन ड्यू है। तो मैनेजर का कमीशन कितना बनेगा, क्योंकि हमने उसको लिखा था कि हम आपको 20% कमीशन देंगे और हमारा नेट प्रॉफिट अभी, देखो हमने ये नहीं लिखा कि कमीशन आपको आफ्टर चार्जिंग कमीशन देंगे, ऐसा नहीं लिखा है, हमने सिर्फ ये लिखा है 20% कमीशन देंगे। तो मैनेजर का कमीशन कितना बनेगा, आप बताओ जरा कितना बनेगा कमीशन। तो मैनेजर का जो कमीशन बनेगा वो 75,000 का हमारा नेट प्रॉफिट है और उसका 20% हमने उसको कमीशन देना है। तो जाहिर है कि कमीशन आपका जो बनेगा 15,000 रुपये का बनेगा, इज़न्ट इट? अरे हाँ या ना, बनेगा। लेकिन हमने उसको ये कहा था कि जो भी आपका कमीशन बनेगा उस कमीशन में से हम माइनस करेंगे 50% ऑफ डेफिशिएंसी। कोई भी डेफिशिएंसी आएगी उसका 50% माइनस करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेस 50% ऑफ डेफिशिएंसी। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम या कंफ्यूजन बच्चों को आ सकती है कि जो डेफिशिएंसी है, क्योंकि ब्रांच स्टॉक अकाउंट में जो डेफिशिएंसी निकली है वो बेसिकली 20,000 की निकली है। आप देखें ब्रांच स्टॉक अकाउंट से डेफिशिएंसी हमारी जो निकली है ये 20,000 की निकली है। तो बच्चों के दिमाग में अब ये आ सकता है कि 50% ऑफ डेफिशिएंसी जो लें तो डेफिशिएंसी का अमाउंट 20,000 लें, यानी कि 50% ऑफ 20,000 लें या कुछ और लें। तो ध्यान क्या रखना है, इस तरह के क्वेश्चन में जब लिखा होगा कि आपको कमीशन भी मिलेगा और जो भी डेफिशिएंसी होगी उसका 50% माइनस करेंगे, तो आप यहाँ डेफिशिएंसी एट कॉस्ट कंसीडर करेंगे। इसका मतलब है 50% ऑफ डेफिशिएंसी एट कॉस्ट, क्योंकि P&L अकाउंट में जो हम डेफिशिएंसी लिखते हैं वो एट कॉस्ट पे लिखते हैं। समझ में आया? तो इसलिए 50% ऑफ डेफिशिएंसी एट कॉस्ट, और डेफिशिएंसी एट कॉस्ट जो है वो 15,000 की है। तो इसका मतलब 7,500 रुपीज़ की डेफिशिएंसी आप माइनस कर देंगे। तो 15,000 में से 7,500 माइनस करें तो इसका मतलब मैनेजर का जो कमीशन बनता है वो तो 7,500 बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, हम ऑलरेडी उसको 1,000 रुपये का कमीशन पे कर चुके हैं। ये मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ड्राइंग्स अगेंस्ट कमीशन, क्योंकि कमीशन उसने 1,000 रुपये पहले ही निकाल लिए। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कमीशन का मतलब है कि ये ऑलरेडी तुमने पहले ही उसको पे कर दिया है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कमीशन। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कमीशन जो आ गया वो तो 1,000 है, इसका मतलब ये आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। तो इसका मतलब ड्यू कितना है, तो ड्यू
6,500 है, तो 6,500 रुपीज़ ड्यू है, ये आपको बेसिकली बताना है। आप चाहो तो पीएनएल में भी इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हो। कैसे? पीएनएल अकाउंट की डेबिट में मैं लिखूंगा मैनेजर्स कमीशन। अब मैनेजर का जो कमीशन है, जैसे कि मैंने अभी बताया, पेड 1,000। जब मैं पेड लिख रहा हूं तो इसका मतलब ड्राइंग्स अगेंस्ट कमीशन लिख रहा हूं 1,000 और प्लस ड्यू या आउटस्टैंडिंग, और ड्यू जो है वो है आपका 6,500, तो टोटल कमीशन उसका 7,500 आपने यहाँ लिखा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट कमीशन के बाद जो है वो इतना है 67,500। तो 67,500 विल बी योर नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो ये क्वेश्चन भी अब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। अब उसके बाद जो मैंने अगला क्वेश्चन लिया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन भी है। और लास्ट जो तुम्हारा पेपर हुआ था, ऑलमोस्ट सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, बिल्कुल इसकी डिटो कॉपी आई थी, बस फिगर्स में फ़र्क था, अदरवाइज यही आइटम थे। तो ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2.16 रेड एंड कंपनी ऑफ मुंबई, रेड एंड कंपनी ऑफ मुंबई स्टार्टेड ए ब्रांच एट बैंगलोर, स्टार्टेड ए ब्रांच उन्होंने ओपन करी है जी 1/4/2021 को। अब कहते हैं वहाँ हम गुड्स जो भेजते हैं 20% एबव कॉस्ट भेजते हैं, 20% एबव कॉस्ट। रेट कॉस्ट पर है, कॉस्ट 100 है, मार्जिन 20, तो 120 इनवॉइस प्राइस हो जाएगी। कह रहे हैं ब्रांच दोनों तरह की सेल्स करती है, ये भी क्वेश्चन में क्रेडिट क्लियरली लिखा हुआ है, कैश में भी और क्रेडिट में भी सामान ब्रांच जो है वो बेचती है, ये तुम्हें लिखा हुआ है। यहाँ तक ठीक है या नहीं है? समझ में आ रहा है? राइट। उसके बाद कह रहा है ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट फ्रॉम ब्रांच कैश। अब ये जो लाइन है, ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट फ्रॉम ब्रांच कैश, ये पहली बार हमें क्वेश्चन में ये लाइन मिली है। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन करें किसी में ये लाइन नहीं थी। उन क्वेश्चन में ये लिखा था कि ब्रांच के एक्सपेंसेस के लिए कैश हेड ऑफिस भेज रहा है, जबकि इसमें वो क्या कह रहा है कि ब्रांच के जो एक्सपेंसेस हैं, जो ब्रांच के पास कैश पड़ा हुआ है, ब्रांच उसमें से मीट कर रही है। यानी कि अब की बार हेड ऑफिस ब्रांच के खर्चों के लिए कैश नहीं भेज रहा है। ब्रांच के पास जो भी कैश होगा, चाहे वो कैश सेल से आए, चाहे वो क्या बोलते हैं कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर से आए, तो उसमें से हम खर्चे मीट कर रहे हैं। और उसने लिखा भी है एंड बैलेंस मनी इज रेमिटेड टू दी हेड ऑफिस, और उसके बाद जो बच जाता है ब्रांच के पास, वो पैसा ब्रांच अब की बार हेड ऑफिस को भेज रही है। कभी भी क्वेश्चन में जब इस तरह की लाइन दी होगी, ध्यान रखना इससे पहले कि किसी क्वेश्चन में ये लाइन नहीं थी कि ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट फ्रॉम ब्रांच कैश, तो अब की बार तुम्हें एक ब्रांच कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी बनाना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? तो अब की बार मुझे क्वेश्चन में ब्रांच कैश अकाउंट बनाना है। इससे पहले हमने किसी भी क्वेश्चन में ब्रांच कैश नहीं बनाया, तो इसी क्वेश्चन में क्यों बनाया, कई बार बच्चे पूछते हैं, तो उसका आंसर मैंने तुम्हें बताया। इज इट क्लियर टू यू? आगे कहता है द ब्रांच डज नॉट मेंटेन डबल एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड नेसेसरी अकाउंट्स रिलेटिंग टू ब्रांच आर मेंटेन्ड बाय द हेड ऑफिस। नेसेसरी अकाउंट्स का मतलब वही है। फिर कहता है फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स आर गिवन फॉर द ईयर एंडेड। अब तुम्हें ये डिटेल्स दी हुई है। सबसे पहले तो क्या लिख रहा है, कॉस्ट ऑफ द गुड्स सेंट, यानी कि ये जो गुड्स हमने भेजे हैं ये उनकी कॉस्ट है। तो अभी मैं बाद में वैसे बताऊंगा, जो हमने ये गुड्स भेजे हैं, चलो मैं यहीं पर बता देता हूं, ये कॉस्ट ऑफ द गुड्स सेंट, यानी कि गुड्स सेंट टू ब्रांच जो हैं ये तो कॉस्ट पर है। गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट पर है। 1 लाख की कॉस्ट प्राइस के गुड्स आपने भेजे हैं। और जैसे कि अभी कुछ लम्हा पहले मैंने आपको बताया, अगर इस क्वेश्चन में मैं रेट्स कंप्यूट करूंगा तो कॉस्ट प्राइस प्लस मार्जिन इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। तो रेट कॉस्ट पर है और कॉस्ट 100 है और मार्जिन आपकी 20 है, तो इनवॉइस प्राइस विल बी 120। तो इनवॉइस प्राइस पर तो रेट 1/6 हो जाएगा 20/120, और कॉस्ट पे रेट हो जाएगा 1/5। इज इट क्लियर टू यू? अब ये आइटम कॉस्ट पर है। अब इसको इनवॉइस प्राइस पे लाने के लिए मुझे पहले 1/5 इसमें ऐड करना पड़ेगा। जब मैं 1/5 ऐड कर दूंगा तो मुझे ये पता लग गया कि जो गुड्स हमने भेजे उनकी इनवॉइस प्राइस 1,20,000 की है। ये हमें पता लग गया। तो इनवॉइस प्राइस 1,20,000 के गुड्स हमने भेजे। अब वो क्या कहता है, देखें यहाँ पर ध्यान से, वो कहता है गुड्स रिसीव्ड बाय द ब्रांच टिल द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर 1/4/2021 को स्टार्ट हो रहा है, तो खत्म होगा 31/3/2022 को।
और वो कह रहा है गुड्स रिसीव्ड बाय द ब्रांच टिल 31/3/2022 एट इनवॉइस प्राइस हैपेंस टू बी 1,08,000। हमने तो गुड्स 1,20,000 के भेजे और ब्रांच ने इस साल के अंत तक 1,08,000 के गुड्स रिसीव करे इनवॉइस प्राइस पे। हमने इतनी इनवॉइस प्राइस के गुड्स भेजे हैं, तो मैं इसमें से अगर लेस कर दूं गुड्स रिसीव्ड, ब्रांच ने जो गुड्स रिसीव करे हैं, गुड्स रिसीव्ड वो कितने करे हैं? 1,08,000 के गुड्स रिसीव करे हैं। तो इससे तुम्हें क्या पता लग गया कि 12,000 रुपये के गुड्स इन ट्रांजिट हैं। यानी कि गुड्स इन ट्रांजिट, तुम्हें ये पता लग गया कि 12,000 रुपये के गुड्स ट्रांजिट में हैं। इज इट क्लियर टू यू? एक तो ये चीज़ तुम्हें पता लग गई। फिर इस क्वेश्चन में तुम्हें आगे जो दिया हुआ है वो कहता है क्रेडिट सेल्स हैं। क्रेडिट सेल्स तुम्हें मालूम है। क्लोजिंग डेटर्स हैं, क्लोजिंग डेटर्स हम लिख देंगे। डेटर्स में बैड डेट्स हैं, डेटर्स में आ जाएंगे, पीएनएल में आ जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में उसने लिखा है कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, यानी कि तुम्हें क्वेश्चन में ही दे दिया कि ब्रांच ने कितना कैश हेड ऑफिस को भेजा है। ये तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया है और हमें मालूम है कि ब्रांच जो कैश हेड ऑफिस को भेजती है, ब्रांच के एक्सपेंसेस को निपटने के बाद जो बच जाता है वो कैश हम हेड ऑफिस को भेजते हैं। तो इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे ये मैं अभी आपको बताऊंगा। वैसे बाद में मैंने अभी आपको ये इशारा करा था कि हमें इसमें कैश अकाउंट बनाना है। तो ब्रांच ने हेड ऑफिस को कैश भेजा तो इसकी एंट्री होगी हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी कि मैं जब ब्रांच कैश अकाउंट बनाऊंगा तो ब्रांच कैश अकाउंट की क्रेडिट में लिखूंगा इसको। उसके बाद कहता है क्लोजिंग कैश ब्रांच के पास इतना पड़ा है। जाहिर है कि कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, मैं बाई बैलेंस कैरी डाउन कर दूंगा। अब वो कह रहा है कैश रेमिटेड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। कह रहा है इस साल हेड ऑफिस ने ब्रांच को 6,000 रुपये का कैश भेजा। हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा। अब हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा तो ब्रांच के पास तो कैश आ रहा है ना। देखो हमने ब्रांच के नज़रिए से अकाउंटिंग करनी है। कैश तो आ रहा है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। ब्रांच, हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा है तो मैं ब्रांच के एंगल से अकाउंटिंग करूंगा। यानी कि मैं मानूंगा जैसे मैं ब्रांच हूं तो मेरे पास कैश आ रहा है तो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, क्योंकि ब्रांच के पास कैश आ रहा है तो इसकी एंट्री ये हो जाएगी। इज इट क्लियर? आगे कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड एट ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस है, तो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। फिर एक्सपेंसेस एट ब्रांच गिवन है। कह रहा है ड्रॉ अप नेसेसरी अकाउंट्स लाइक ब्रांच डेटर्स, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ये तो हम बनाते ही हैं। अब समझना क्या है इस क्वेश्चन में, अगर तुमने नोट करा हो तो इस तरह की लाइनें हमें क्वेश्चन में पहले दी नहीं होती थी कि ब्रांच मेक्स बोथ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। यानी कि यहाँ बड़ा क्लियर कर दिया है कि ब्रांच क्रेडिट सेल्स भी कर रही है और कैश सेल्स भी कर रही है। अगर तुमने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तो तुम्हें इस क्वेश्चन में सिर्फ क्रेडिट सेल्स नजर आ रही हैं। हमें ये तो मालूम है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ब्रांच कुछ कैश सेल्स भी कर रही है, ये तो दिया हुआ है, लेकिन कैश सेल्स कितनी कर रही है ये तुम्हें क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो ये कैश सेल्स की फिगर तुम्हारे पास कहां से आएगी? ये कैश सेल्स की फिगर तुम्हारे पास कैश अकाउंट के थ्रू निकलेगी। ये इस क्वेश्चन की मेन चीज है। जो ब्रांच कैश अकाउंट तुम बना रहे हो उसके थ्रू उसमें जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो तुम्हें बताएगी कि कैश सेल्स कितनी थी, क्योंकि कैश सेल्स हो रही हैं क्वेश्चन में और कैश सेल्स हमें पता करनी पड़ेंगी, फिर हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट में उसको लिखेंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को ठीक तरीके से करने के लिए हम क्या करेंगे, जाहिर है क्या करेंगे वही करेंगे जो अभी तक हम करते चले आ रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर है ये आपका जी 2.16। तो 2.16 में ये मैंने 2.16 लिखा। तो 2.16 के अंदर अब हमेशा की तरह जैसे हम बना ही रहे हैं, तो एक तो मैंने ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया, ठीक है, ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना दिया, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अलावा फिर हमने इसमें बनाया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट के अलावा फिर ब्रांच पीएनएल अकाउंट भी बना दिया, ब्रांच पीएनएल अकाउंट।
डेटर्स अकाउंट अगर बनाना चाहते हो तो डेटर से रिलेटेड इसमें ट्रांजैक्शंस तो हैं, तो डेटर्स अकाउंट भी मैं एक छोटा सा बना देता हूँ, यहीं पर बना दूँ। चलो थोड़ा मैं डिटेल में ही बना देता हूँ। तो ब्रांच पीएनएल के बाद फिर मैंने इस पे बनाया ब्रांच डेटर्स अकाउंट। और ब्रांच डेटर्स अकाउंट के बाद और कौन सा अकाउंट मुझे बनाना था इसमें, ब्रांच कैश अकाउंट। ये ब्रांच कैश अकाउंट भी चलो मैंने बना दिया। ब्रांच कैश अकाउंट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो मेन चीज थी वो तो मैंने तुम्हें बता दी रेट्स के बारे में, कि रेट्स 1/6 है इनवॉइस प्राइस पर, कॉस्ट पर 1/5 है। फिर पहला आइटम हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट दिया था, इजंट इट और नॉट। तो अब वो कह रहा है कि हमने जो ये ब्रांच है वो नई ब्रांच है, तो कोई ओपनिंग बैलेंस तो इस क्वेश्चन में हो नहीं सकता। और गुड्स सेंट टू ब्रांच, हमने ब्रांच को गुड्स भेजे हैं लेकिन ये कॉस्ट पर भेजे हैं, तो कॉस्ट 1 लाख थी और मैंने आपको बताया कि उसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा 1/5। तो 1/5 ऐड करने की, क्योंकि रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट जो है वो 1/5 है, तो 20,000 रुपीज़ मैं इसमें ऐड कर दूंगा। आउटर कॉलम में 1,20,000 लिखूंगा। अब ये इनवॉइस प्राइस हो गई और इसकी लोडिंग ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में मैंने लिख दिया लोड ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। देखो लोड ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, तो 1,20,000 है। अब ये इनवॉइस प्राइस है तो इस पर इनवॉइस प्राइस का रेट अप्लाई होगा, तो 20 लोडिंग का अमाउंट 20,000 ही आएगा। मैंने कहा ब्रैकेट में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 20,000 लिख सकते हो। उसके अलावा अब उसने अगला आइटम हमें दिया है कि गुड्स रिसीव हुए 1,08,000। अब ये 1,08,000 तो हमें कहीं नहीं दिखाने, लेकिन हमें बताना ये है कि ब्रांच को 1,08,000 के गुड्स मिले हैं इनवॉइस प्राइस के। तो 1,20,000 के गुड्स हमने भेजे थे। हमें ये पता लग गया कि गुड्स इन ट्रांजिट, ये हमें कैसे पता लगा, 1,20,000 के गुड्स हमने भेजे हैं और उसमें से 1,08,000 के गुड्स ब्रांच को मिले हैं, तो गुड्स इन ट्रांजिट जो हो जाएगा वो 12,000 हो जाएगा, करेक्ट। अब गुड्स इन ट्रांजिट की लोडिंग आपको करनी पड़ेगी, तो लोडिंग करने के लिए आप यहां पर लिखेंगे लोड ऑन गुड्स इन ट्रांजिट। अब गुड्स इन ट्रांजिट जो है वो 12,000 का है और उसकी लोडिंग आप करेंगे तो 1/6 अप्लाई करेंगे रेट, क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस पर है 2,000। उसके बाद फिर अगला आइटम क्रेडिट सेल्स उसने हमें दी हुई है। क्रेडिट सेल्स जो हैं वो हमने यहाँ पर लिख दी और क्रेडिट सेल्स का अमाउंट 1,16,000 यहाँ पर गिवन है, तो 1,16,000 का अमाउंट आपने यहाँ पर लिख दिया। 1,16,000 के बाद फिर जब ब्रांच डेटर्स अकाउंट में आप आएंगे, ये नई ब्रांच है, ओपनिंग बैलेंस तो होने का मतलब नहीं है, और क्रेडिट सेल्स आप लिखेंगे 1,16,000 की। 1,16,000 विल बी योर क्रेडिट सेल्स। उसके बाद उसने लिखा है क्लोजिंग डेटर्स। क्लोजिंग डेटर्स दिया हुआ है तो डेटर्स अकाउंट में हम लिख देंगे बैलेंस कैरी डाउन 41,600। फिर नेक्स्ट आइटम है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। अब जो बैड डेट्स राइट ऑफ हो गए, पहले तो मैं डेटर्स अकाउंट में लिखूंगा बैड डेट्स डेट इज 400, और उसके बाद ब्रांच पीएनएल अकाउंट में भी मुझे इनको लिखना पड़ेगा। तो बैड डेट्स 400 रुपीज के बैड डेट्स हमने यहां पर लिख दिए, करेक्ट। उसके बाद कहता है कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस। तो इस क्वेश्चन में मैंने बताया था कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस का मतलब है हम ब्रांच है, हमने हेड ऑफिस को कैश भेजा, तो एंट्री होगी हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे, क्योंकि हम ब्रांच हैं, तो ब्रांच जब कैश भेजेगी तो ब्रांच का कैश अकाउंट कम होगा, तो यहाँ पर बाय हेड ऑफिस में लिखूंगा। और हेड ऑफिस को हमने जो कैश भेजा है वो 86,000 का भेजा है, इसलिए 86,000 यहाँ लिख देंगे। फिर क्लोजिंग कैश, हमें मालूम है कैश अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस हम डेबिट साइड में लिखते हैं, लेकिन ओपनिंग बैलेंस तो खैर हो नहीं सकता। और क्लोजिंग कैश जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 4,000 है,
इसका मतलब हमने 86,000 का कैश भेजा और भेजने के बाद भी 4,000 रुपये हमारे पास बच गए हैं। अब कह रहे हैं कैश रेमिटेड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा, तो ब्रांच के पास कैश आया, तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे टू हेड ऑफिस। 6,000 रुपये का कैश आया और उसके बाद कहता है क्लोजिंग स्टॉक 12,000 रुपये का है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है ब्रांच स्टॉक अकाउंट में हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी इक्वल टू 12,000 रुपीज़ हमने यहाँ पर लिखा और उसकी लोडिंग जो है फिर मुझे लिखनी पड़ेगी। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक हम लिखेंगे, तो 12,000 इंटू 1/6, 12,000 इंटू 1/6 लोडिंग विल बी इक्वल टू 2,000 रुपीज़। करेक्ट। एक्सपेंसेस कह रहे हैं 24,000 के। अब एक्सपेंसेस जो हो गए यहाँ पर 24,000 के हो गए। देखो एक्सपेंसेस हुए हैं, लेकिन ये एक्सपेंस पे किसने करे? पे तो ब्रांच ने करे ना, तो ब्रांच का कैश कम हो जाएगा, इसलिए पहले तो मुझे यहाँ पर एक्सपेंसेस लिखना पड़ेगा। अब की बार ये खर्चे ब्रांच ने पे करें, ब्रांच के पास जितना भी कैश था ब्रांच एक्सपेंसेस पे कर रही है और खर्चों का अमाउंट जो क्वेश्चन में दिया है 24,000 है। अब जितने भी खर्चे होते हैं चाहे हेड ऑफिस पे करे या ब्रांच पे करे, वो पीएनएल में तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे क्योंकि खर्चे हैं, तो एक्सपेंसेस पीएनएल में हम जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। लेकिन अब की बार इसकी जो पेमेंट है वो ब्रांच कर रही है उसके पास जितना भी कैश है। अब आपको समझना क्या है, और कुछ दिया है क्वेश्चन में और कुछ नहीं लिखा। अब मैं इसको टैली कर दूंगा। टैली करने के बाद अब हमने जब इसको टैली करा तो टैली करने से पहले मुझे डेटर्स अकाउंट को भी टैली करना पड़ेगा। सर क्यों? उसकी वजह यह है कि डेटर्स अकाउंट को जब तुम टैली करोगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि डेटर से कितना पैसा मिले ये तुम्हें पता लग जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो तुम क्रेडिट सेल्स दिए हैं, ओपनिंग बैलेंस है नहीं, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स। अब ये कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स पहले तो तुम इसको कंप्यूट करोगे, कैश फ्रॉम डेटर्स। करेक्ट, या सिंपली बाई कैश लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश फ्रॉम डेटर्स जब तुम कंप्यूट करोगे तो इट विल बी 1,16,000 माइनस 42,000, तो कितना आ जाएगा भाई? 74,000। तो 74,000 ये बैलेंसिंग फिगर आ गई, यानी कि डेटर से भी हमें कुछ कैश मिला है। अब डेटर से जो कैश मिला एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो कैश अकाउंट में मुझे लिखना पड़ेगा टू डेटर्स अकाउंट। कैश अकाउंट में मैं लिख दूंगा टू डेटर्स, यानी कि कुछ कैश मुझे डेटर से भी मिला 74,000। अब मैं क्या करूंगा, इसको टैली करूंगा। टैली करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो ये बता देगी कि हमने कितनी कैश सेल्स करी होंगी। अब जब तुम इसको बैलेंस करोगे तो बैलेंस करके तुम्हें पता लगेगा कि जो बैलेंसिंग फिगर है डेट इज इक्वल टू 34,000। अब देखो तुम, अब ये बैलेंसिंग फिगर आ गई तो अब तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। हेड ऑफिस ने हमें 6,000 का कैश भेजा, 74 हमें डेटर से मिला, तो ब्रांच के पास 6 + 74 80,000 का कैश हो गया। कुछ कैश सेल्स करी तो 80,000 में हम 34,000 ऐड कर देंगे, 1,14,000 रुपीज़ का हमारे पास कैश अवेलेबल है। उसमें से हमने 24,000 तो एक्सपेंस पे कर दिए, बाकी 86,000 हमने हेड ऑफिस को भेज दिए, तो 4,000 रुपये हमारे पास बच गए, ये मतलब है। तो अब ये जो कैश सेल्स की बैलेंसिंग फिगर तुम्हारे पास आई है इसको तुम्हें अपने ब्रांच स्टॉक अकाउंट में लिखना पड़ेगा, कैश सेल्स। ये इस क्वेश्चन में खास बात थी और इसलिए अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्यों था। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया? बाकी फिर तुम इसको टैली वैली अपने आप कर सकते हो। और इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्रेडिट साइड तुम्हारी बड़ी है और बैलेंसिंग फिगर जो आपकी आ रही है वो तो मैं आपको बता दूंगा। बैलेंसिंग फिगर तो 54,000 है, लेकिन इस बैलेंसिंग फिगर को आप क्या ट्रीट करेंगे? सर ओपनिंग स्टॉक। क्यों? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है, लेकिन ये नई ब्रांच है तो ओपनिंग स्टॉक तो हो नहीं सकता। गुड्स सेंट टू ब्रांच गिवन है, तो इसका मतलब आपको सरप्लस ही इसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो सरप्लस ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। अब जो सरप्लस होता है इसको हमें स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो सरप्लस जो है वो हम यहाँ पर लिख देंगे सरप्लस। सरप्लस का अमाउंट मैंने लिख दिया 70 कितना था सरप्लस 54,000।
तो 54,000 का अमाउंट तुमने यहाँ पर लिख दिया। अब सरप्लस को कंप्यूट करने के बाद जाहिर है कि आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट विल बी योर 70,000, 74 माइनस 4, 70,000। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 70,000, बस फिर नेट प्रॉफिट आप खुद बड़ी आसानी से कंप्यूट कर सकते हो। तो 70,000 में से 24,400 आप माइनस कर देना और ये आपका नेट प्रॉफिट 45,600 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मेन चीज़ थी ब्रांच कैश अकाउंट बनाना। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा था कि ब्रांच इतने एक्सपेंसेस अपने पास जो कैश है ब्रांच के पास उसी से निपट रही है। इज इट क्लियर टू यू? तो ये इस क्वेश्चन में मेन चीज़ है। इस क्वेश्चन को करने के बाद अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। अगले क्वेश्चन में वो कहता है 2.17 पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन कहता है कॉन्सेप्ट एंड कंपनी विद इट्स हेड ऑफिस एट सिटी 1 हैज ए ब्रांच एट सिटी 2। तो अब की बार कॉन्सेप्ट एंड कंपनी है कोई, उसका हेड ऑफिस सिटी 1 में है और ब्रांच सिटी 2 में है, और कहता है गुड्स जो भेजे जा रहे हैं, गुड्स आर सेंट एट 33.1/3% अबव कॉस्ट। इसका मतलब अगर कॉस्ट 100 है तो मार्जिन 33.1/3 है और इनवॉइस प्राइस 133/1/3 है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन को मैंने एक बार पहले बताया भी था। रेट्स कंप्यूट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये तो आपकी कॉस्ट हो गई। मार्जिन कंप्यूट करने के लिए आप 33.1/3 और उसके बाद इनवॉइस प्राइस जो आपकी हो जाएगी डेट विल बी इक्वल टू 133.1/3 हो जाएगी। तो पहले तो आप क्या करेंगे, 33.1/3 मार्जिन को न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 133.1/3 लिखेंगे। अब मैंने आपको बताया था इसको कैसे सॉल्व करा जाएगा। न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 100/3 और डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 400/3। अल्टीमेटली इट विल बी इक्वल टू 1/4। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस पे रेट 1/4 या इनवॉइस प्राइस पे रेट 1/4 है। अब तुम्हें कॉस्ट पे रेट कंप्यूट करना है तो मैंने उस दिन भी एक तरीका बताया था, आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। न्यूमरेटर में 1 लिखो और डिनोमिनेटर में इनका डिफरेंस लिख दो, तो रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 1/3 हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? पहले तो कहता है गुड सेंड टू ब्रांच। जाहिर है कि ये इनवॉइस प्राइस पर है क्योंकि कुछ लिखा नहीं है। जब कुछ लिखा नहीं होता तो हमेशा इनवॉइस प्राइस पर मानेंगे। स्टॉक भी इनवॉइस प्राइस पर है। कैश सेल्स गिवन है। रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर टू द ब्रांच। अब रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर टू द ब्रांच, तो कह रहा है कि कुछ गुड्स जो हैं कस्टमर्स ने ब्रांच को रिटर्न करें, तो इसका मतलब जो है ये सेल्स रिटर्न है। और सेल्स रिटर्न आपको मालूम है कि डेटर्स में भी आएगा और उसके अलावा स्टॉक अकाउंट में भी लिखेंगे। ब्रांच एक्सपेंसेस P&L अकाउंट में लिखेंगे। ब्रांच डेटर्स बैलेंस, ब्रांच डेटर्स का बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस तुम्हें दिया हुआ है डेटर्स का, और ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस ये दिया था। उसके अलावा डिस्काउंट अलाउड जो है वो डेटर्स में लिखेंगे और P&L में बैड डेट्स भी। फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स में ही आएगा। अब इसमें एक लाइन लिखी है ब्रांच डेटर्स चेक रिटर्न्ड डिसऑनर्ड। ब्रांच डेटर्स चेक रिसीव्ड डिसऑनर्ड। कहता है ब्रांच से तुम्हें कोई चेक मिला। देखो जब तुम्हें चेक मिलेगा डेटर से तो तुम्हारी एंट्री होगी चेक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब वो कहता है ये जो चेक मिला था ये डिसऑनर हो गया। जब डिसऑनर हो गया तो आप इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे। एंट्री हो जाएगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू चेक अकाउंट। हालांकि मैं वर्ड चेक लिख रहा हूँ, आप चेक की जगह बैंक भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि हमें इस क्वेश्चन में ये एंट्री करनी है क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया। अब इस एंट्री के करने से क्या हो गया कि डेटर्स का बैलेंस आपका दोबारा से बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो कह रहा है ब्रांच डेटर्स चेक रिटर्न डिसऑनर 25,000 रुपीज़। फिर कह रहा है स्टॉक जो है, स्टॉक का बैलेंस 2,40,000 है। ब्रांच डेटर्स का बैलेंस 1,85,000 है।
वैसे तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं कि मुझे कराना पड़े, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो गुड्स सेंट टू ब्रांच है। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो गुड्स सेंट टू ब्रांच है उसको कहाँ लिखेंगे। ब्रांच स्टॉक अकाउंट की डेबिट साइड में मैंने लिखा गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। अब इसकी लोडिंग निकालने के लिए आप ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में आएंगे। ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में आप लिखेंगे लोडिंग ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। अब 24 लाख है, ये इनवॉइस प्राइस है। इनवॉइस प्राइस का 1/4 आप कंप्यूट करेंगे तो ये 6 लाख आ जाएगा। 24 लाख इंटू 1/4। फिर उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है ओपनिंग स्टॉक 1,20,000। तो पहले आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट में 1,20,000 लिखेंगे, करेक्ट। जस्ट वेट। तो 1,20,000 ब्रांच स्टॉक अकाउंट में लिखेंगे और इसकी लोडिंग आप लिखेंगे 1,20,000 का 1/4 30,000। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कैश सेल्स। कैश सेल्स ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आपने लिख दिया कैश सेल्स, ये सिर्फ यहीं पर लिखी जाएंगी। उसके अलावा क्वेश्चन में फिर था नेक्स्ट आइटम कैश सेल्स के बाद रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर टू दी ब्रांच। मैंने कहा ये सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न एक तो आपको डेटर्स अकाउंट में लिखना पड़ेगा, तो डेटर्स अकाउंट में ये सेल्स रिटर्न मैंने 30,000 लिखा है। और आपको ये भी मालूम है कि सेल्स रिटर्न जो है ब्रांच स्टॉक अकाउंट की डेबिट साइड में भी लिखा जाता है, तो यहाँ पर भी आपने लिख दिया। फिर ब्रांच एक्सपेंसेस पेड इन कैश 2,67,500, ये हम ब्रांच P&L अकाउंट में लिखेंगे। तो ब्रांच एक्सपेंसेस 2,67,500 हमने लिख दिए। फिर कहता है कि ब्रांच डेटर्स का बैलेंस बिगनिंग की डेट को 1,50,000 है। तो डेटर्स अकाउंट में आप आएंगे और डेटर्स अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 आपने लिखा। नेक्स्ट आइटम है डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट्स। डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट्स पहले तो आपने डेटर्स अकाउंट में लिखे और डेटर्स अकाउंट में लिखने के बाद P&L अकाउंट की डेबिट साइड में भी आपने लिख दिए। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद फिर इस क्वेश्चन में ये दो आइटम हो गए। अब कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स सिर्फ डेटर्स अकाउंट में आएगा 13,50,000 रुपीज़। तो 13,50,000 रुपीज़ कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स अकाउंट में हमने लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है ब्रांच डेटर्स चेक रिटर्न डिसऑनर्ड। मैंने अभी बताया था जब चेक डिसऑनर हो जाता है तो देखो यहाँ पर एक तो मुझे ब्रांच डेटर्स अकाउंट को बढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए डेटर्स को हम बढ़ाएंगे टू बैंक डिसऑनर ऑफ चेक। मैंने यहाँ पर लिख दिया 25,000। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो उससे डेटर्स बढ़ जाते हैं। बस का यही ट्रीटमेंट होगा। मैंने यहाँ एंट्री लिखी भी है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू चेक अकाउंट। मेन पॉइंट यही है इसमें। और स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस 2,40,000 है, तो बैलेंस कैरी डाउन स्टॉक का 2,40,000 है, तो यहाँ 2,40,000 लिखना चाहिए था। यहाँ 1,82,000 क्यों लिखा है? जस्ट वेट। 2,40,000, तो 2,40,000 ये बैलेंस कैरी डाउन है। और इसकी लोडिंग जो आएगी आपकी 2,40,000 की लोडिंग जो है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000 का 1/4 60,000, ठीक है, वो मिसप्रिंट हो गया है गलती से, ठीक है, 2,40,000। उसके अलावा फिर कह रहे हैं ब्रांच डेटर्स का जो बैलेंस है वो 1 लाख। अच्छा, ये ब्रांच डेटर्स का बैलेंस था, वो गलती से यहाँ लिख दिया था। तो 2,40,000 बैलेंस है, ठीक है। अब ब्रांच डेटर्स का बैलेंस 1,82,500 है, वो तुम डेटर्स अकाउंट में लिख दोगे। अब इस क्वेश्चन में सारे आइटम्स तो हमने लिख लिए, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे डेटर्स अकाउंट को मैंने क्यों टैली करा, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स गिवन नहीं है। तो क्रेडिट सेल्स गिवन नहीं थी, 14 लाख क्रेडिट सेल्स आपकी आ गई। मेन पॉइंट इस क्वेश्चन में ये है। तो क्रेडिट सेल्स की फिगर जो आ गई उसको आपने यहाँ पर लिखना है। अब लिखने के बाद अब आप इसको टैली करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आपकी 10,000 आ जाएगी। अब की बार आप इसको शॉर्टेज या डेफिशिएंसी के रूप में ट्रीट करेंगे। अब शॉर्टेज या डेफिशिएंसी जो आ गई उसकी लोडिंग आप ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में भी लिखते हैं। 1/4 आपने 2,500 यहाँ पर लिखा और P&L अकाउंट की डेबिट साइड में शॉर्टेज एट कॉस्ट 7,500 आप लिखेंगे। फिर आपका ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करा जाएगा। इसके साथ ही फिर ये पार्ट जो है फिनिश अप होता है। फिर इसमें अगला पार्ट जो है उसका ताल्लुक है बड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा टफ पार्ट है, करेक्ट। ये लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़े से स्ट्रांग होते हैं,
टफ होते हैं, इतने आसान नहीं होते हैं और बहुत से बच्चे इनको लेकर के बड़े कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जब आप इस सेशन को अटेंड करेंगे, आने वाले सेशन को, तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टाइम टू से गुड बाय।